आज के टॉपिक है, पहला टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप और डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप दैट इज़ नॉट फॉर माइल्ड स्टील और डक्टाइल मटेरियल। अब नेक्स्ट है हम लोगों की, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर माइल्ड स्टील जो कि डक्टाइल मटेरियल है, लेकिन मैं आज करने जा रहा हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल्स क्या होते हैं? जो आसानी से टूटते हैं, वो हो गया आपका ब्रिटल मटेरियल्स। तो स्ट्रेस, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि ब्रिटल मटेरियल्स में होते क्या है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, ये जैसे ब्रिटल मटेरियल्स क्या क्या हो गया, कास्ट आयरन हो गया, ग्लास हो गया, स्टोन्स हो गया, जिनके यील्ड पॉइंट नहीं होते। यील्ड पॉइंट कौन सा है? जो आपका इलास्टिक लिमिट के बाद जो भी पॉइंट आता है, जैसे पहला तो हो गया प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, उसके बाद इलास्टिक लिमिट, उसके बाद अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। ये जो अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट है, ये दोनों ही ब्रिटल मटेरियल्स के होते नहीं है। तो जिनके कारण ये जो ब्रिटल मटेरियल्स है ये सीधा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में पहुंचता है, पहुंचने के बाद ये फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो इसके कारण जो ब्रिटल मटेरियल्स है उनके स्ट्रेन हार्डनिंग भी होते नहीं हैं। देयरफॉर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड ब्रेकिंग, इसी के कारण जो ब्रिटल मटेरियल्स है उनके जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होते हैं एंड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होते हैं और रप्चर स्ट्रेंथ होते हैं, ये सेम होते हैं। मतलब जो भी अल्टीमेट लोड होते हैं उसी में ही ब्रिटल मटेरियल्स टूट जाता है। So I have shown the typical stress strain curve for the brittle materials. नेक्स्ट हम लोगों की जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो हो गया आपका प्रूफ स्ट्रेस। सो प्रूफ स्ट्रेस होते क्या है? ये कोई भी एक स्ट्रेस है जो कि स्ट्रेन के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, लेकिन कितने वैल्यू के स्ट्रेन के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं? द स्ट्रेस विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी वैल्यू ऑफ 0.1% और 0.2% ऑफ स्ट्रेन, दैट स्ट्रेस इज नोन एज प्रूफ स्ट्रेस। और ये जो भी प्रूफ स्ट्रेस है ये किन के लिए निकाला जाता है? कोई भी मटेरियल्स, ज़्यादातर ब्रिटल मटेरियल्स हो जिनके यील्ड पॉइंट होते नहीं है, तो इनके कारण क्या है, जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ये लीनियर होते हैं। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद ये क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट के बाद डायरेक्टली फ्रैक्चर पॉइंट और अल्टीमेट, या तो फ्रैक्चर पॉइंट या तो अल्टीमेट लोड पहुंच जाता है, जैसे मैंने दिखाया हूं अभी जस्ट डायग्राम। तो उसमें क्या होते हैं कि अगर इनका प्रूफ स्ट्रेस निकालना पड़ता है, और ज़्यादातर प्रूफ स्ट्रेस किसका होते हैं? प्रूफ स्ट्रेस उसी डायग्राम के होते हैं जिनके यील्ड पॉइंट होते नहीं है। तो उनके कारण इनका जो यील्ड पॉइंट है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? यील्ड पॉइंट जैसे मैं अभी पढ़ के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यील्ड पॉइंट कैसे निकालते हैं उनका। फॉर मटेरियल्स व्हिच डू नॉट हैव द क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट, an arbitrary yield point is defined by drawing a line which is offset by a certain strain value and is parallel to the original stress strain diagram within proportionality limit। तो उनके जो यील्ड पॉइंट है ये फाइंड आउट किया जाता है। तो उसके कारण पहले क्या करना है, जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है अप टू द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक हम लोगों को एक पैरेलल लाइन खींचना है, एंड दैट लाइन शुड बी पैरेलल टू द लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। सो कोई भी एक स्ट्रेन वैल्यू से हम लोगों को एक पैरेलल लाइन खींचना है अप टू द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। उसके बाद जो भी वैल्यू आते हैं स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंगली, उसी वैल्यू को हम लोग प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा के रखा हूँ डायग्राम में, डेट एट 0.1 और 0.2% द स्ट्रेस इज नोन एज प्रूफ स्ट्रेस। उसके बाद आपके दो फार्मूला है, एक है इनके बारे में मैं अभी, ये जो दो फार्मूला है यही नहीं, इनके बारे में मैं न्यूमेरिकल भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो नेक्स्ट क्लास में। तो पहले आप लोग ये देख लीजिए कि
परसेंटेज इलोंगेशन इन लेंथ, कोई भी प्रिज्मेटिक बार के परसेंटेज इलोंगेशन कैसे निकालते हैं। परसेंटेज इलोंगेशन इन लेंथ इज इक्वल टू, इलोंगेशन का मतलब है कितनी ये इसकी कितनी इंक्रीज इन लेंथ हो चुके हैं। तो परसेंटेज इलोंगेशन इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बाय द इनिशियल लेंथ इंटू 100%। फाइनल लेंथ ज़्यादा है इसीलिए फाइनल लेंथ से हम लोग माइनस कर रहे हैं ताकि वैल्यू पॉजिटिव आए। तो फाइनल लेंथ माइनस ऑफ इनिशियल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ इंटू 100%। उसके बाद परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, अब क्या है, रिडक्शन निकालना है, मतलब एरिया रिड्यूस हो चुके हैं तो इसके कारण जो इनिशियल एरिया है वो ज़्यादा है, तो पॉजिटिव लाने के लिए इनिशियल एरिया से माइनस करेंगे। तो परसेंटेज रिडक्शन इज इक्वल टू इनिशियल एरिया माइनस ऑफ फाइनल एरिया बाय द इनिशियल एरिया इंटू 100%। उसके बाद व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो, नेक्स्ट टॉपिक। पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन। ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है इनको हम लोग लीनियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों ही रेशियो किसके हैं, स्ट्रेन के हैं, जिनके कारण इनके ये पॉइजन्स रेशियो यूनिटलेस होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। तो और पॉइजन्स रेशियो के कुछ वैल्यूज़ हम लोगों को याद भी रखना है, जैसे मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। पॉइजन्स रेशियो फॉर वेरियस मटेरियल्स, जैसे पॉइजन्स रेशियो फॉर कंक्रीट 0.2 वैल्यू होते हैं, पॉइजन्स रेशियो फॉर एल्यूमिनियम 0.33 होते हैं, पॉइजन्स रेशियो फॉर आपका उसी के अलावा पॉइजन्स रेशियो फॉर रबर कितने हैं, पॉइजन्स रेशियो फॉर रबर है आपका 0.5। सबसे इम्पॉर्टेंट दो पॉइजन्स रेशियो है, एक हो गया आपका रबर जो कि हाईएस्ट वैल्यू है, डेट इज पॉइजन्स रेशियो फॉर रबर इज 0.5 एंड लोएस्ट वैल्यू है पॉइजन्स रेशियो फॉर कॉर्क CORK कॉर्क। सो पॉइजन्स रेशियो फॉर कॉर्क इज 0 वैल्यू, 0 लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट हो गया 0.5, डेट इज फॉर रबर एंड फॉर कॉर्क। उसके बाद पॉइजन्स रेशियो फॉर एल्यूमिनियम के बारे में मैंने बता ही दिया आप लोगों को। और उसके बाद पॉइजन्स रेशियो फॉर माइल्ड स्टील इज 0.288। तो पॉइजन्स रेशियो फॉर माइल्ड स्टील इज 0.288 and poison's ratio for cast iron is 0.270 and poison's ratio for bronze is 0.350। तो ये जितने भी मटेरियल्स है इनके पॉइजन्स रेशियो आप लोगों को बाय हार्ट करना है, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभार इनके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद व्हाट इज़ हुक्स लॉ, मैंने अभी इससे पहले वाला क्लास में मैंने ऑलरेडी बता के रखा हूँ। हुक्स लॉ इज़ दी ratio of stress by strain, that is stress which is equal to the Young's modulus, and stress is directly proportional. Hooke's law states that stress is directly proportional to the strain up to the proportionality limit, but beyond the proportionality limit stress is not proportional to strain। उसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगा आप लोगों को, ये भी चीज़ याद रखना है, हुक्स लॉ इज फेवरेबल फॉर बोथ टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन, ये दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस भी बोला जाता है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ए constant of proportionality and it is defined as the ratio of the linear stress to the linear stress but within the elastic limit। इलास्टिक लिमिट तक ये वैल्यू होते हैं, जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। उसके बाद व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील इज 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये भी वैल्यू आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, द फैक्टर ऑफ द सेफ्टी इज़ द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस, और इट इज़ द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस
ऊपर में लिखना है अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस और अलाउएबल स्ट्रेस और डिज़ाइन स्ट्रेस नीचे। तो ये जितने भी है इनके बारे में डायग्राम मतलब डेफिनेशंस है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है या ज़्यादातर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर दिया नहीं रहता है तो हम लोग 1.5 लेते हैं फॉर या 1.5 भी लेते हैं ज़्यादातर केस में अगर एज्यूम करना पड़ता है तो इतना ही था आज के टॉपिक में। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इनके ऊपर जो भी है ये जितने भी आपके आज फॉर्मूला आए हैं इनके ऊपर मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ओके, थैंक यू।